हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी की दिवाली बहुत ही अच्छे तरीके से हो गई होगी। फिलहाल मैं बात करूं, दिवाली आपने बहुत ही अच्छे तरीके से मनाया। आप सभी ने आपने पकौड़ा भी खाया होगा, आपने पटाखे भी फोड़े होंगे, अदरवाइज बहुत कुछ किया आपने। चलिए, इंजॉयमेंट हो गया। इंजॉयमेंट एक टाइप है और दूसरा हमारा पढ़ाई एक साइड है। देखिए, पढ़ाई और इंजॉयमेंट दोनों एक साथ करेंगे ना तो थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज हो जाता है पढ़ाई में, ठीक है। तो इसलिए मैं कहूंगा एंजॉयमेंट आपने कर लिया। 2 दिन का हमने फिर हॉलीडे दिया हुआ था, खुद 2 दिन तक यहाँ पे क्लासेस कोई भी नहीं चली। फिलहाल टॉपर बैच हमने स्टार्ट किया था, उसको हम प्रॉमिस करते हैं कि अंत तक हम आपको लेकर चलेंगे। फिलहाल आज हम लेकर आ चुके हैं हिंदी। हिंदी आपकी चलती है बुधवार को। आज बुधवार है इसलिए हिंदी की क्लासेस चल रही हैं। हिंदी की क्लासेस में आज हम हिंदी के संपूर्ण किताब के 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को बताने वाले हैं। मतलब 200 में बात करूं तो 200 हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम बताने वाले हैं। मतलब ये कह सकते हैं कि 200 बहुविकल्पीय प्रश्नों को हम बताने वाले हैं। ये बहुविकल्पीय प्रश्न संपूर्ण किताब के हैं। यहां से 200 में से 10 नंबर का आपसे 10 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक समझते हुए चलिएगा। अंत में हमें बहुत कुछ अभी बताना है आपको, बीच में हम बहुत सारी सूचनाएं हैं वो सब हम आपको बताएंगे, ठीक है ना। तो चलिए, आप तैयार हैं आप सभी? तो एक एक प्रश्न को आप नोट डाउन करते हुए चलिएगा, ठीक है ना। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन आता है, देख लीजिए। सबसे पहला है कि नाटक नहीं है। नाटक नहीं है किसका जी? तो यहाँ पे जो हमारा पंच लाइट है ना, ये नाटक नहीं है, इसलिए हमने आंसर लिख दिया है यहाँ पे पंच लाइट। नाटक नहीं है, इनमें से कौन है जो नाटक नहीं है? तो पंच लाइट एक नाटक नहीं बल्कि एक कहानी है। क्या है? एक कहानी है। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गई होंगी। फिलहाल एक एक करके हम ऐसे ही बढ़ते हुए चलेंगे, एक एक करके आप समझते हुए सीखते हुए चलिएगा, ठीक है ना। चलिए, दूसरा हमारा आता है कि कफन किस विद्या की रचना है। यहाँ पे नाटक है कफन, या कहानी है, उपन्यास है, आत्मकथा है। तो जो कफन है ना वो याद रखेंगे कहानी का क्या है? रचना है, ठीक है। चलिए, आशा करता हूं समझ रहे होंगे। अगला आता है तीसरा हमारा, हरिओद की ठेठ हिंदी का ठाठ कृति की विद्या है। किसकी विद्या है जी? निबंध का, उपन्यास का, आत्मकथा का या संस्मरण का? तो याद रखेंगे उपन्यास का। कौन? हरिओद जी द्वारा दिया गया जो ठेठ हिंदी का ठाठ है, ये किस विद्या की है जी? तो यहाँ पे उपन्यास की है। ये सब आप याद रखिएगा। यहाँ पे हम गद्य के भी सभी ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं, काव्य के भी ऑब्जेक्टिव बताएंगे, व्याकरण का भी जो ऑब्जेक्टिव है उसको भी हम हो सकता है तो अंत में आपको शामिल करते। ये सब आपके पूछे जाते हैं, इसको याद रखिएगा। इसको तैयार करने का मतलब है हिंदी में 10 नंबर पक्का कंफर्म हो गया। चलिए, अगला हमारा 4th क्वेश्चन आता है, अशोक के फूल किस विद्या की रचना है। तो अशोक का फूल किस विद्या की रचना है? निबंध है, कहानी है, आत्मकथा है या संस्मरण है? तो आप सभी जानते हैं अशोक का फूल क्या है? एक निबंध है। अशोक का फूल किस विद्या की रचना है? निबंध का ना, निबंध का ही है। अगला हमारा आता है, नीड़ का निर्माण फिर रचना की विधि है। कविता, उपन्यास, निबंध या आत्मकथा? तो याद रखेंगे आत्मकथा है। देखिए, यहाँ पे मेरे पास जो बहुत सारी सुविधाएं नहीं है इसलिए मैं लिख नहीं पा रहा हूँ। चलिए, आप समझते हुए चल रहे होंगे क्योंकि बार बार यहाँ से चेंज मुझे करना पड़ेगा अगर लिखना है तो। यहाँ पे चंद्रकथा संताति कृति की विद्या है, तो वो कौन सा है? उपन्यास है। याद रखिएगा कौन सा है जी? ये कौन सी कृति की विद्या है? तो उपन्यास की विधि की कृति है, ठीक है ना। अगला आता है, फणीश्वरनाथ रेणु की कृति जो डुमरी किस विधा की रचना है? ठीक है ना। फणीश्वरनाथ रेणु जी है, जो उनका जो डुमरी है वो किस विधा की रचना है? कहानी है या कविता है, नाटक है या संस्मरण है? तो क्या है जी? आप सभी जानते हैं कहानी है। तो इसको आप याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए, आशा करता हूं कि क्वेश्चन के आंसर नीचे हमने लिख दिया है, तो सभी को आप एक एक करके नोट डाउन कर रहे होंगे। देखिए, नोट डाउन कैसे करना है मैं आपको बता दे रहा हूं। ऐसे नहीं कि 4 ऑप्शन आप दीजिएगा, सीधा आप लिख लीजिएगा आजाद शत्रु किस विधा की रचना है? तो नाटक के।
तो आंसर इसके आगे लिख लीजिए नाटक। इस तरीके से भी आप तैयार कर सकते हैं। और उसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट होंगे वो अपना इसको टेस्ट समझ के भी दे सकते हैं कि कितना हमने क्वेश्चन इसमें से हमें पता है, ठीक है ना। 9th हमारा क्वेश्चन आता है कि अतीत के चलचित्र किस विधा की रचना है। अतीत का जो चलचित्र है वो याद रखेंगे संस्मरण की रचना है, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। अगला आता है कर्मभूमि। यहाँ पे लिखा गया है कर्मभूमि किस विधा की रचना है। तो यहाँ पे आत्मकथा का, उपन्यास का, संस्मरण का, कविता का। तो याद रखेंगे उपन्यास का, ठीक है ना। अगला हमारा आता है आरोहण प्रमुख स्वामी जी के साथ मेरा आध्यात्मिक सफर कृति की रचना है। यहां से देख लीजिए, यहां से लेकर यहां तक एक क्या है, एक कृति है। तो ये कृति जो है वो कृति की रचनाकार कौन है ये हमसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे स्वामी विवेकानंद है या सत्यनारायण गोयनका है या एपीजे अब्दुल कलाम है या फरीश्वरनाथ रेणु जी है। तो कौन है जी, जो आरोहण प्रमुख स्वामी जी के साथ मेरा आध्यात्मिक सफर है, ये एक क्या है, एक कृति है। ये किसके है, तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का है। किनका है जी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। ये सब आपसे क्वेश्चन 2000 में कह रहा हूं कि 2020 से 25 के बीच में लगभग इसमें क्वेश्चन हमने ऐड किया है। ऐसा नहीं है कि बीसी का, इससे पहले के भी क्वेश्चन हमने ऐड किए हैं, बट मोस्टली 2020 से 25 तक के बीच में जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सब हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। मैं इतना जरूर कह सकता हूं, इतना ये 200 ऑब्जेक्टिव तैयार कर ले, उसके बाद कोई भी अलग के ऑब्जेक्टिव का वीडियो कभी भी देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसलिए सब्र के साथ आप इस वीडियो को देखकर सभी को नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत मेहनत के साथ, तब ये वीडियो आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। अगला आता है वाण भट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है। कविता का, आध्यात्मिक का, आत्मकथा का, उपन्यास का, नाटक का। तो याद रखेंगे किसका जी, उपन्यास का, ठीक है ना। वाण भट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है, तो उपन्यास विधा की रचना है जी। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की साहित्य सहचर किस विधा की रचना है। निबंध का, संस्मरण का, आलोचना का या उपन्यास का। तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा साहित्य सहचर, याद रखेंगे आलोचना का क्या है, रचना है, ठीक है ना। अगला आता है कि डायरी विधा के लेखक है। जो डायरी विधा है इसके लेखक कौन है। तो लेखक मतलब ये क्या है, हमारी एक रचना है डायरी विधा, इसके लेखक कौन है। रामविलास शर्मा है या धर्मवीर भारती है या रविंद्रनाथ टैगोर है या शमशेर बहादुर सिंह है। तो कौन है जी, शमशेर बहादुर सिंह ने क्या लिखा था, डायरी विधा एक कृति रचना है जिसको उन्होंने लिखा था, ठीक है ना। अगला आता है हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई की जैसे, मतलब हरिशंकर परसाई की जैसे उसके दिन फिरे किस विधा की रचना है। यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि जयशंकर प्रसाद, सॉरी मैं माफी चाहूंगा, जो हरिशंकर परसाई है उनकी एक क्या है, उनकी एक ये हमारे पास रचना है। ये रचना जो क्या है, जैसे उसके दिन फिरे, ये एक रचना है। तो किस विधा की रचना है। तो यहां से हमें याद रखेंगे कहानी का है या उपन्यास का, कविता का या संस्मरण का। तो याद रखिएगा कहानी का, उत्तर हमने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है ना। तो इससे आपको दो चीजें पता चलता है। सबसे पहली कि जैसे उसके दिन फिरे, इसके लेखक कौन, कोई पूछ दे कौन है, तो हरिशंकर परसाई है। फिर ये किस विधा की रचना है, तो याद रखेंगे कहानी विधा की रचना है। तो सिंपल सा यहां से हमें दो क्वेश्चन भी याद हो सकते हैं, ये याद रखिएगा। अगला हमारा आता है कि यशपाल कृति, ठीक है ना। यशपाल कृति सिंहावलोकन रचना की विधि है। कौन है जी, संस्मरण है, आत्मकथा है, निबंध है, उपन्यास है। तो याद रखेंगे आत्मकथा, ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये सब आप याद रखिएगा किस विधा की रचना है। बहुत सारी इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए एक और किस विधा की रचना में पूछा गया है कि पालक पथिक किस विधा की रचना है। तो पालक पथिक किस विधा की रचना है, तो याद रखेंगे गद्य गीत, जो गद्य गीत है इसका क्या है, इस विधा की रचना है। कौन, पालक पथिक, ठीक है। अगला हमारा आता है 18 नंबर क्वेश्चन, दीप जले शंख बजे किस विधा है, ठीक है ना। दीप जले शंख बजे की विधा है, किस विधा की रचना है जी, कविता का, उपन्यास का, नाटक का, संस्मरण का।
तो दीप जले शंख बजे, ये संस्मरण का क्या है, एक विधा है। ठीक है ना। अगला हमारा आता है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर बाजे पायलिया की घुंघरू किस विधा की रचना है। अब देखिए यहां से हमें दो क्वेश्चन तैयार करने हैं। सबसे पहली बात जो हमें यहाँ पे पूछा गया कि कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की जो बाजे पायलिया की घुंघरू किस विधा की रचना है। तो ये बाजे पायलिया की घुंघरू किस विधा की रचना है जी, संस्मरण का या ललित निबंध का या रेखा चित्र का या निबंध का। तो इससे ये पता चलता है कि निबंध का है, ललित निबंध का है जी। तो पहला तो ये हमारा ऑप्शन ये समझ में आ गया कि किस विधा की रचना है, तो ललित निबंध का। दूसरा आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है बाजे पायलिया की घुंघरू के लेखक कौन है। तो लेखक क्या बताएंगे आप, क्या बताएंगे, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। तो यहां से दो क्वेश्चन भी आपको तैयार हो रहे हैं और इस तरीके से तैयार भी आपको करने हैं। अगला हमारा कह रहा है कि पैरों में पंख बांधकर कृति की विद्या है, मतलब पैरों में पंख बांधकर कृति की विद्या है। अब इसको कौन, किस कृति की विद्या है जी, आत्मकथा का, संस्मरण का, उपन्यास का या हम कह सकते हैं यात्रा वृतांत का। तो यहाँ पे याद रखेंगे यात्रा वृतांत का क्या है, कृति की विद्या है। कौन, पैरों में पंख बांधकर। अगला हमारा आता है 21 नंबर जो है आलोचना साहित्य से संबंधित कृति है। जो आलोचना साहित्य से संबंधित जो कृति है वो कौन है, चिंतामणि है या साहित्य सहचर है या आलोचना साहित्य है या साहित्य सहचर है। तो याद रखिएगा कि आलोचना साहित्य से संबंधित जो कृति है वो साहित्य सहचर है, मतलब ये वाला जो हमारा ख आंसर है। तो ये सभी आपको क्या करने हैं, सभी को आपको तैयार कर लेना है। ठीक है ना। तो मैं आशा करता हूं कि ये सभी आप जरूर तैयार कर लेंगे, साहित्य सहचर। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन यहाँ पे आता है, अगला हमारा क्वेश्चन आता है 22 नंबर, आखिरी चट्टान की रचना है। आखिरी चट्टान की रचना कौन है जी, कहानी का, यात्रावृत्ति का, तांक का या उपन्यास का या संस्मरण का। तक याद रखेंगे आखिरी जो चट्टान किस विधा की रचना है, तो यात्रा वृतांक की है जी। ठीक है ना। अगला आता है गद्य विद्या की दृष्टिकोण से वोलांग से गंगा है, मतलब गद्य विद्या की दृष्टिकोण से वोलांग से गंगा है। वो क्या है जी, कहानी संग्रह है, उपन्यास है, कहानी है, संस्मरण है। तो याद रखेंगे कहानी है जी। ठीक है। ये सब याद ही करना पड़ेगा। अगला हमारा यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है, देख लीजिए। यहाँ पे कह रहा है कि गुड़िया भीतर गुड़िया की विधा है। कौन, किस विधा की है जी, कहानी का, आत्मकथा का, संस्मरण का या नाटक का। तो गुड़िया गुड़िया, ठीक है ना, गुड़िया भीतर गुड़िया, ये किस विद्या है जी, तो ये आत्मकथा विद्या की रचना है। तो ये सभी आपको तैयार कर लेना है। फिलहाल आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, मैं आशा करता हूँ समझ में तो आ रहा है ना। देखिए एक और बात बता दूँ, चलिए थोड़ा 2 मिनट रुक जाते हैं, कोई नहीं, आपको भी थोड़ा रेस्ट मिल जाएगा। देखिए अभी तक आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मुझे इतना तो ज़रूर कह सकता हूँ कि आपके पास 2 चीज़ें हैं। सबसे पहले तो आपको अपने लक्ष्य जो आपने निर्धारित किया है कि आप 70%, 80%, 85%, 90%, 95% लाने का, तो उसके प्रति आप दृढ़ हैं। आप चाहते हैं कि पढ़ लिख कर आप कामयाब हो, अपने माता पिता का नाम रोशन करें, उनकी रीढ़ की, मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं हड्डियों की तरह बने, कि हमेशा आप उनके आगे खड़े रहें, कोई भी समस्या ना आने दें। तो इस तरीके की आपकी सोच है, सबसे पहली बात। दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि आपको विश्वास है कि ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए जा रहे हैं ये आपके बोर्ड एग्जाम में यहीं से आएंगे। तो जो स्टूडेंट मुझ पर विश्वास किए हुए हैं, खुदा पर, ईश्वर पर विश्वास किए हुए हैं, वो कभी असफल नहीं हो सकते। मुझ पर क्या, आप ईश्वर पर विश्वास किए हुए हैं, अल्लाह पर विश्वास किए हुए हैं, भगवान पर विश्वास किए हुए हैं, ये बहुत ही बड़ी बात है दोस्त। अब केवल विश्वास से नहीं बल्कि मेहनत से भी काम बनता है। बिल्कुल सही बात है। तो मेहनत तो आप कर ही रहे हैं ना,
तो मैं यही कहूँगा, केवल मैं इतना ही कहूँगा, सभी का सम्मान कीजिए, अच्छे कर्म कीजिए, मेहनत कीजिए, पढ़ाई कीजिए और माता पिता के हर बातों को मानिए, क्योंकि वो कभी गलत नहीं सुझाव देंगे कभी भी। और जहाँ तक ये ऑब्जेक्टिव की बात है, तो मैं अपना विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने में मुझे, ढूंढने में मुझे बहुत, मतलब लगभग 24 से 48 घंटे 2 दिन मुझे लग गए हैं। उसके बाद ये सब आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो यहीं से आपके बोर्ड एग्जाम में मुझे पूरा विश्वास है आएंगे। सभी को नोट डाउन करते हुए चलिएगा, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू सो मच कि आपने हमारी इतनी बातों को सुना। आगे हम बढ़ते हैं, एक एक करके समझते हुए, सीखते हुए चलेंगे जी। ऑब्जेक्टिव है, कुछ यहाँ पे समझना नहीं है दोस्त, यहाँ पे याद ही करना है, ठीक है ना। ये सब क्वेश्चन आपको याद करने वाला ही है। अब इसमें हम कुछ भी आपको इसमें समझाने वाला कुछ नहीं है। अगला कह रहा है यहाँ पे 25 नंबर जो है, त्यागपत्र विदा किस दृष्टि से रचना है। तो उपन्यास, नाटक, संस्मरण या व्यंग। तो याद रखेंगे क्या, हमारा जो उपन्यास है, जो त्यागपत्र है, ये त्यागपत्र विदा, ठीक है, किस की दृष्टि से रचना है। तो ये क्या है, उपन्यास है जी। तो ये सब आपको याद रखना है। अगला आता है यहाँ पर, मेरी असफलता किस विधा की रचना है। तो मेरी असफलता आत्मकथा, संस्मरण, निबंध या व्यंग। तो मेरी असफलता किस विधा की रचना है, तो आत्मकथा विधा की रचना है। फिर अब क्या रहा है यहाँ पे कि अपनी अखबार, जो यहाँ पे लिखा गया पांडे बचन शर्मा उग्र, किस विधा की रचना है। तो याद रखेंगे जो आत्मकथा है, इस विधा की ही रचना है। अगला आता है, निम्नलिखित में से जीवनी है। निम्नलिखित में से जीवनी किसकी है जी। तो आवारा मसीहा है, या क्या भूलूं क्या याद करूं, चिंतामणि है, या उपरोक्त सभी। तो याद रखेंगे जो जीवनी है ना, वो क्या है, आवारा मसीहा, ये एक जीवनी है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, आवारा मसीहा। नीचे हमने आंसर भी लिखा हुआ है, आप देख भी सकते हैं। फिर यहाँ पे आता है कि चिंतामणि की गद्य विधा है। चिंतामणि जो है ना, वो गद्य विधा है, निबंध का है, कहानी का, संस्मरण का, उपन्यास का। तो जो चिंतामणि किस गद्य विधा है, तो याद रखेंगे जो चिंतामणि है वो निबंध का है। उत्तर क्या हो जाएगा आपका, निबंध, ठीक है ना। अगला यहाँ पे हमारा कहा जा रहा है कि गद्य की किस विधा में काल्पनिक प्रसंगों का स्थान नहीं है। मतलब यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि गद्य के किस विधा में काल्पनिक प्रसंगों का स्थान नहीं है। तो आत्मकथा, संस्मरण, जीवनी या सभी। तो याद रखेंगे इन सभी, आत्मकथा, संस्मरण और जीवनी, इन सभी का क्या है, काल्पनिक जो स्थान, मतलब काल्पनिक प्रसंगों का स्थान नहीं है, ठीक है ना। तो ये सभी हो जाएंगे जी। इनके लिए इनका क्या है, इनका काल्पनिक प्रसंगों का स्थान क्या है, नहीं है, ठीक है। अगला आता है हमारा कि चारु चंद्रलेख की विधा है। अब चारु चंद्रलेख किस विधा की रचना है, नाटक का, कविता का, उपन्यास का या संस्मरण का। तो ये चारु चंद्रलेख है, ये क्या है, उपन्यास विधा की रचना है। अगला हमारा आता है गद्य विधा की दृष्टि से आत्मकथा है। जो गद्य विद्या की दृष्टि से आत्मकथा जो है वो आवारा मसीहा है, या कलम का सिपाही है, नीड़ का निर्माण फिर है, या शिखर से सागर तक है। तो नीड़ का निर्माण फिर है, ठीक है ना, ये आप याद रखेंगे। अगला हमारा आता है क्या भूलूं क्या याद करूं की विधा की रचना है। क्या भूलूं क्या याद करूं की विधा की रचना है। उपन्यास है, आत्मकथा है, नाटक है या संस्मरण है। तो याद रखेंगे आत्मकथा है। अगला आता है जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित ध्रुव स्वामिनी की रचना विधि है। जो जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित ध्रुव स्वामिनी की रचना की विधि है वो नाटक है, कविता है, उपन्यास है या व्यंग है। तो याद रखेंगे जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित ध्रुव स्वामिनी रचना की विधि क्या है, तो वो हमारा नाटक है जी, ठीक है ना। किस विधा की रचना है, नाटक का। महिला आंचल है। महिला आंचल क्या है, एक निबंध है, आत्मकथा है, उपन्यास है या संस्मरण है। तो जो महिला आंचल है वो क्या है, एक प्रकार का उपन्यास है जी। तो उपन्यास हमने यहाँ पे लिख दिया है, ये सब आपको याद रखना है। अगला हमारा कह रहा है कि कर्मनाशक की हार कहानी के लेखक हैं। कर्मनाशक की हार कहानी के लेखक क्या है, शिव प्रसाद सिंह है, अज्ञेय है, या काशीनाथ सिंह है, या जैनेन्द्र कुमार है। तो याद रखेंगे
कर्मनाशक की हार कहानी के जो लेखक हैं वो क्या है, शिव प्रसाद सिंह हैं। क्या है, शिव प्रसाद सिंह। आंसर सभी का लिखते हुए चलिएगा। बहादुर कहानी के लेखक हैं, तो बहादुर कहानी के लेखक कौन है, अमरकांत जी हैं, ये सभी जानते हैं, तो ये हमने लिख दिया। अग्नि की उड़ान के रचनाकार हैं, तो अग्नि की उड़ान के रचनाकार जो हैं वो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है, तो ये हमारा ख आंसर सही हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है जी। अगला हमारा कह रहे हैं कि निम्न में से कौन प्रोजी सुंदर रेड्डी की रचना नहीं है, तो कौन है जी जो प्रोजी सुंदर रेड्डी की रचना नहीं है, तो जो हमारा भारत की एकता है ये प्रोजी सुंदर रेड्डी की रचना नहीं है, जबकि साहित्य और समाज भी प्रोजी सुंदर रेड्डी की रचना है, मेरे विचार भी हैं, और वैचारिक शोध और बोधदान ये भी सभी क्या है, प्रोजी सुंदर रेड्डी की ही रचना है। कौन नहीं है यहाँ पे पूछा गया है, तो भारत की एकता नहीं है। यहाँ पे कह रहा है जैसे उसके दिन फिरे, जैसे उसके दिन फिरे निम्न में से किस कहानी का कहानी संग्रह है, तो जैसे उसके दिन फिरे ये किस कहानी का संग्रह है, तो मतलब कहानी संग्रह है, तो हरिशंकर परसाई के कहानी का संग्रह है, ये याद रखेंगे। क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा है, तो क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी आत्मकथा है, तो याद रखेंगे हरिवंश राय बच्चन का क्या है, एक आत्मकथा है। अगला आता है विद्यानिवास मिश्र हैं, विद्यानिवास मिश्र जो हैं वो एक प्रकार के क्या है, निबंधकार हैं। विद्यानिवास मिश्र क्या है, एक प्रकार के निबंधकार हैं। निराला के साहित्य साधना, ठीक है ना, निराला के साहित्य साधना के लेखक हैं, तो रामविलास शर्मा है, नामवर सिंह है, या विद्यानिवास मिश्र है, या नागेंद्र है, तो रामविलास शर्मा जी हैं। अगला आता है प्रोजी सुंदर रेड्डी हैं, वो आलोचक है, उपन्यासकार है, संस्मरणकार है, या कवि हैं, तो याद रखेंगे प्रोजी सुंदर रेड्डी क्या है, एक आलोचक हैं। क्या है जी, एक आलोचक हैं जी। अगला आता है मैला आंचल किस उपन्यास है, ठीक है ना, सॉरी किसका उपन्यास है, तो अज्ञाय का है, फणीश्वरनाथ रेणु का है, प्रेमचंद्र का है, या जैनेन्द्र कुमार का है, तो याद रखेंगे मैला जो आंचल है वो फणीश्वरनाथ रेणु जी का क्या है, उपन्यास है। अगला आता है शिकायत मुझे भी है, निबंध संग्रह है, तो शिकायत मुझे भी है ये निबंध संग्रह किसका है, हरिशंकर परसाई का है। अगला हमारा आता है भाषा और आधुनिकता के लेखक है, भाषा और आधुनिकता के लेखक कौन है, तो याद रखेंगे प्रोजी सुंदर रेड्डी जो हैं वो भाषा और आधुनिकता के लेखक है। अगला हमारा आता है हरिशंकर परसाई की रचना है, तो तब की बात और थी, ये हरिशंकर परसाई की रचना है। वसुधा मासिक पत्रिका का संपादन प्रकाशन किया था, ठीक है ना, तो वसुधा मासिक पत्रिका का संपादन प्रकाशित किया था, तो वो कौन है, हरिशंकर परसाई ने किया था, ये याद रखेंगे। कलम का सिपाही जीवन विद्या की रचना के लेखक हैं, क्या कहा गया, कलम का सिपाही जीवन विद्या की रचना के लेखक हैं, तो वो कौन है, तो वो हमारे अमृत राय हैं। अगला हमारा आता है आवारा मसीहा नामक जीवनी विद्या के रचना के लेखक हैं, तो आवारा मसीहा के लेखक कौन है, तो याद रखेंगे विष्णु प्रभाकर हैं, तो डायरेक्ट आंसर आप लिख लीजिएगा। फिर यहाँ पे कह रहे हैं धूम्रकंड शास्त्र के लेखक कौन है, तो इसके लेखक है राहुल, ठीक है ना, तो राहुल संस्कृत्यांत, ठीक है ना, तो ये आप याद कर लीजिएगा। विचार और वितर्क के लेखक हैं, ये सभी जानते हैं विचार और वितर्क के जो लेखक हैं वो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। अगला आता है अज्ञाय की रचना है, अज्ञाय की रचना है, ये किसकी रचना है जी, शेखर एक जीवनी, शेखर एक जीवनी अज्ञाय विदा की अज्ञाय की रचना है। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है, ठीक है ना, हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना कौन है, तो विचार और वितर्क, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। यहाँ पे क्या लिखा गया, वासुदेव शरण अग्रवाल की कृति है, तो यहाँ पे जो मातृभूमि, ठीक है ना, मातृभूमि है, यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, मातृभूमि जो है ना वो क्या है, वासुदेव शरण अग्रवाल की कृति है। अगला हमारा आता है संस्कृत के 4 अध्याय पुस्तक के रचनाकार हैं,
तो संस्कृत के 4 अध्याय पुस्तक के रचनाकार कौन है? तो वो रामधारी सिंह दिनकर हैं, ठीक है ना, संस्कृत के 4 अध्याय पुस्तक के। अगला आता है भाग्य और पुरुषार्थ के लेखक कौन है? भाग्य और पुरुषार्थ के लेखक कौन है? सभी जानते हैं, जैनेन्द्र कुमार है, याद रखेंगे। अगला आता है निम्नलिखित में से डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की इसमें कौन सी रचना है? धर्मयुग है या कल्पलता है, कर्मभूमि है या गुनाहों का देवता है? देखिए यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक कर दिया गया क्या? निम्नलिखित में से कौन डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है? ये क्वेश्चन ही थोड़ा सा गलत कर दिया गया है। चलिए इस क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की रचना है? तो यहाँ पे कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की रचना हमसे पूछा जा रहा है। तो जो माती हो गई, सॉरी यहाँ पे देखिए यही टाइपिंग मिस्टेक है, मिट्टी हो गई सोना, ये कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की रचना है। तो यहाँ पे क्या लिख लीजिएगा? मिट्टी, मिट्टी हो गई सोना, ठीक है ना। अगला हमारा यहाँ पे क्वेश्चन आता है कला और संस्कृत के लेखक हैं। कला और संस्कृत के जो लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं, याद रखिएगा। अगला आता है मेरे पिताजी संस्मरण के लेखक हैं। मेरे पिताजी संस्मरण के लेखक कौन है? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर हैं। अगला आता है भारत की एकता के लेखक हैं। भारत की एकता के लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। निम्न में से हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध संग्रह है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध संग्रह कौन है? तो वो आलोक पर्व है, ठीक है ना। अगला आता है अशोक के फूल निबंध के लेखक हैं। अशोक के फूल निबंध के लेखक कौन है? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, सभी जानते हैं। अगला आते हैं आलोचनात्मक कृति साहित्य सहचर के लेखक हैं। ये अभी हमने कुछ देर पहले भी बताया था, साहित्य सहचर के जो लेखक है वो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। ये हमने दोबारा ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित कृति है। तो वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित जो कृति है वो कौन है? पृथ्वी पुत्र है। पृथ्वी पुत्र वासुदेव शरण अग्रवाल जी द्वारा लिखा गया है। विचार प्रवाह के लेखक कौन है? तो विचार प्रवाह के लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। अगला हमारा कह रहा है कि वाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं। वाण भट्ट की आत्मकथा के जो लेखक है वो क्या है? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। निम्नलिखित में से कौन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास नहीं है? यहाँ पे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास नहीं है? तो याद रखेंगे तट का खोज। तट की जो खोज है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास नहीं है, बल्कि इसमें से यहाँ पर आनम दास का पोथा जो है, यहाँ पे वाण भट्ट का आत्मकथा है, पुनर्नवा है, ये सब क्या है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है, बट तट की खोज उपन्यास नहीं है। यहाँ पे कह रहा है कि कल्पलता निबंध संग्रह है। कल्पलता निबंध संग्रह है रामधारी सिंह दिनकर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, वासुदेव शरण अग्रवाल, रामविलास शर्मा। तो कल्पलता निबंध संग्रह है वासुदेव शरण अग्रवाल जी का। शेखर एक जीवनी के लेखक हैं। शेखर एक जीवनी के लेखक कौन है? अज्ञेय हैं। अगला आता है भूले बिसरे चेहरे रेखा चित्र की रचयिता हैं। तो वो हमारे कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर हैं। वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना है, तो भारत की एकता वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है, तो याद रखेंगे डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की जो रचना है वो कुटुज है, ठीक है। क्या है जी? कुटुज है। अगला आता है ज्ञानोदय पत्रिका के संपादक थे। ज्ञानोदय पत्रिका के संपादक कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर हैं। अगला हमारा आता है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास कौन सा है? तो पुनर्नवा है। ये याद रखिएगा आप सभी, ठीक है ना। अगला आता है 79 नंबर हमारा क्वेश्चन, पृथ्वी पुत्र और माता भूमि। पृथ्वी पुत्र और माता भूमि नामक निबंध संग्रह के रचनाकार हैं। तो वो कौन है निबंध संग्रह का रचनाकार? वासुदेव शरण अग्रवाल हैं। अगला आता है हिंदी के प्रथम डायरी के लेखक हैं। हिंदी के प्रथम डायरी के लेखक जो है वो नरदेव शास्त्री क्या थे? वेद तीर्थ थे, ठीक है ना।
अगला हमारा आता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी गद्य की प्रथम पुस्तक माना है, तो किसको माना है? भाषा योग वशिष्ठ को माना है। अगला आता है रंगभूमि उपन्यास के लेखक हैं। रंगभूमि उपन्यास के जो लेखक हैं वो प्रेमचंद्र हैं। कौन है जी? प्रेमचंद्र हैं। अगला आता है श्रद्धा भक्ति निबंध के लेखक हैं। श्रद्धा भक्ति निबंध के जो लेखक हैं वो कौन है? तो वो हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। अगला लिखा गया रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया निबंध है, तो रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया निबंध कौन है? चिंतामणि है। अगला कह रहे हैं निम्नलिखित में से रामचंद्र शुक्ल की रचना है, तो रामचंद्र शुक्ल की जो रचना है ना वो क्या है? चिंतामणि है। अगला आता है प्रेमचंद्र की कहानी का नाम है। प्रेमचंद्र कहानी का जो नाम है वो कफन है। क्या है जी? कफन। ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक हैं। ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक कौन है? तो वो जयशंकर प्रसाद हैं। अगला आता है प्रेमचंद्र का उपन्यास है, तो प्रेमचंद्र का उपन्यास गोदान है। अगला कह रहा है हंस नामक पत्रिका के संपादक थे। हंस नामक पत्रिका के संपादक कौन थे? तो वो प्रेमचंद्र हैं। अगला आता है स्कंदन गुप्त नाटक के लेखक हैं। स्कंदन गुप्त नाटक के जो लेखक है वो कौन है? वो जयशंकर प्रसाद जी हैं। अगला हमारा आता है बाबू गुलाब राय की आत्मकथा है। बाबू गुलाब राय की जो आत्मकथा है वो मेरी असफलता ये है जी। अगला आता है चिंतामणि के रचनाकार हैं, तो चिंतामणि के जो रचनाकार है वो आचार्य चिंतामणि के रचनाकार ना पूछा जा रहा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। यहाँ पे कह रहा है कि माधुरी पत्रिका किस युग में प्रकाशित हुआ, तो किस युग में माधुरी पत्रिका है ये किस युग में प्रकाशित हुआ है? तो वो द्विवेदी युग में प्रकाशित हुआ है। अगला आता है इंद्रजाल कहानी संग्रह के लेखक हैं। इंद्रजाल कहानी संग्रह के जो लेखक हैं वो जयशंकर प्रसाद जी हैं, ये याद रखिएगा। अगला हमारा क्वेश्चन आता है यहाँ पे 95 नंबर जो है आलोचना साहित्य कालिदास की ललित योजना के लेखक हैं। तो आलोचना साहित्य के लेखक कौन हैं? तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, याद रखिएगा। अगला आता है उसने कहा था कहानी के लेखक हैं। उसने कहा था कहानी के लेखक यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। अगला यहाँ पे 97 कह रहा है सरदार कुंवर सिंह किस युग के लेखक है? तो जो सरदार कुंवर सिंह किस युग के लेखक हैं? तो याद रखिएगा द्विवेदी युग के लेखक हैं। अगला हमारा क्वेश्चन आता है 98 नंबर द्विवेदी युग के लेखक है, तो द्विवेदी युग के जो लेखक है वो सरदार कुंवर सिंह हैं। अगला आता है 99 नंबर जो आता है वो आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक हैं। आचरण की सभ्यता निबंध के जो लेखक हैं वो अध्यापक कुंवर सिंह हैं, ठीक है ना। अगला हमारा आता है 100 नंबर जो है सर्वसती पत्रिका के प्रथम संपादक हैं। सर्वसती पत्रिका के प्रथम जो संपादक हैं वो कौन है जी? पंडित चंद्रधर शर्मा, ये भी देखिए टाइपिंग मिस्टेक कर दिया गया है। सरस्वती पत्रिका के संपादक है, ये टाइपिंग मिस्टेक कर दिया गया 100 नंबर। चलिए कोई नहीं। तो अभी तक हमने लगभग देखिए 100 क्वेश्चन देखे हैं, उसमें से 2 क्वेश्चन तो हमारे गलत हो गए हैं। फिर भी 98 अभी तक हमने क्या कराया है? 98 हमने क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बताया है। ये ऑब्जेक्टिव जानते हैं किसमें का है? ये ऑब्जेक्टिव जानते हैं किसमें का है? ये आपका ऑब्जेक्टिव जो 100 हमने बताया ये ओनली गद्य का है। अब हम यहाँ से काव्य का स्टार्ट करेंगे। 101 नंबर हमारा स्टार्ट होगा यहाँ से। अब काव्य का जो काव्य साहित्य है उसका हम इम्पोर्टेंट देखेंगे। मैं आपको बता दूं गद्य से जो अभी हमने 100 देखा ना उसमें से ही 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, और वो भी कितने नंबर के? 5 अंक के। तो ये याद रखिएगा 5 अंक पाने के लिए वो कम से कम 100 ऑब्जेक्टिव जो हमने बताया है वही 98 वो आप तैयार कर लीजिएगा। अभी हम फिर से जो आप 100 ऑब्जेक्टिव और बताने वाले हैं उससे भी आपको और 5 नंबर मिलेंगे। आपको ये लग रहा होगा सिर्फ 5 ही नंबर मिलेंगे, बहुत होते हैं दोस्त 5 नंबर। अगर मान लेते हैं आपका जो 80 नंबर आया, आपका 10 नंबर, यही आप 10 नंबर भूल गए तो वो 70 नंबर आ जाएगा। 70 नंबर कम हो गए ना। 80 जो स्टूडेंट 80 ला रहे हैं, 85 ला रहे हैं, 90 ला रहे हैं, ठीक है, मतलब मैं ये कह सकता हूं कि जो स्टूडेंट मतलब
तेज की श्रेणी में मैं कह सकता हूं कि एक टॉपर की श्रेणी में मैं बात करूं तो 80 से लेकर और 95 तक जो ला रहे हैं या उसके ऊपर, ये सभी एक कह सकते हैं कि एक अच्छे स्टूडेंट हैं, पढ़ने में वो अच्छे हैं। क्योंकि 12th में खासकर मैं बात कर रहा हूं, 12th में 80% किसी का आना नॉर्मल बात नहीं है, मेहनत करना पड़ता है तब आता है। तो आप भी उतना मेहनत करेंगे मैं जानता हूं, थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा, मैं देख लूं वीडियो अच्छा बन रहा है ना। चलिए जी, अच्छी बात है, वीडियो अच्छा बन रहा है। अभी मुझे एक डाउट है, वो डाउट ये है कि पता नहीं, मैं वीडियो तो बना रहा हूँ, माइक का आपको जानते ही थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है, तो पता नहीं अच्छा तरीके से वीडियो बन भी रहा होगा। वीडियो तो बन रहा है बट वॉइस अच्छे तरीके से आ रही है या नहीं आ रही है, फिर भी देखा जा रहा है, मेहनत किया जा रहा है। मुझे विश्वास है कि अच्छे तरीके से वॉइस आपके पहुँच रही होगी, ठीक है ना। कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, पर होगी तो देखा जाएगा। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, अगर ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी तो वीडियो अपलोड किया जाएगा। अगर ज़्यादा वॉइस में प्रॉब्लम होगी तो ये वीडियो शायद ना भी आ पाए, तो इसकी कोई वो नहीं है। बट देख रहे होंगे, अगर आप ये वीडियो हमारी देख रहे होंगे, इसका मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब वीडियो अच्छे तरीके से आपको मिल गई है। चलिए कोई नहीं जी, मेहनत तो हमें करना ही है। और माइक भी आ ही गया है, जल्द से जल्द क्या माइक आ ही गया है, बट उसका हमने यूज़ नहीं किया। चलिए ये मेरे ही मिस्टेक था, बट कोई नहीं जी, अभी ये माइक काम कर रहा है फिलहाल, देखते हैं क्या होता है। नई कविता युग के रचनाकार हैं, जो नई कविता युग के जो रचनाकार हैं वो कौन है, तो वो खुशबू की शिलालेख हैं। अगला हमारा क्वेश्चन आता है 102 नंबर, निम्नलिखित में से नई कविता के कवि हैं। नई कविता के जो कवि का नाम क्या है, तो वो अज्ञेय सचितानंद वात्सल्य अज्ञेय जी हैं। अगला हमारा याद रखेंगे, प्रयोगवाद को नई कविता की संज्ञा दी है, ठीक है ना। प्रयोगवाद की जो यहाँ से प्रयोगवाद को नई कविता का संज्ञा दिया गया है, किसके द्वारा, तो अज्ञेय के द्वारा, सचितानंद वात्सल्य अज्ञेय जी के द्वारा दिया गया है। यहाँ पे याद रखेंगे, संसद से सड़क तक किस कवि का रचना है। ये किस कवि का रचना है, किसके द्वारा लिखा गया है, तो जो धूमिल है ना, धूमिल के द्वारा संसद से सड़क तक का लिखा गया है, ठीक है ना। अगला हमारा आता है 105 नंबर क्वेश्चन, जो है नई कविता के कवि हैं। नई कविता के कवि कौन है, नरेंद्र शर्मा जी हैं। अगला हमारा आता है कि अभिभावक मानक मनुष्य काव्यांश के रचनाकार हैं। तो अभिनव मनुष्य काव्यांश के रचनाकार कौन है, तो वो रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। अगला हमारा क्वेश्चन आता है, प्रयोगवाद की मुख्य विशेषताएं नहीं है। प्रयोगवाद की मुख्य विशेषताएं नहीं है, तो वो याद रखेंगे। ये भी देखिए, ये भी क्वेश्चन गलत कर दिया गया है, चलिए कोई नहीं, एक इसमें गलत हो गया। महावृक्ष के नीचे काव्य कृति है, महावृक्ष के नीचे काव्य की कृति है, तो किसका काव्य की कृति, महावृक्ष के नीचे, ये किसकी कृति है जी, तो वो वात्सल्य अज्ञेय, सचितानंद वात्सल्य अज्ञेय जी का है, तो यही अज्ञेय जी का है जी, ठीक है ना। तो ये याद रखेंगे, अज्ञेय जी का है। अगला हमारा आता है, प्रयोगवाद कवि नहीं है। अब इसमें से कौन है वो जो प्रयोगवादी कवि नहीं है, तो यहाँ पे याद रखेंगे, अज्ञेय जी प्रयोगवादी कवि हैं, बालकृष्ण भट्ट भी हैं, जो हमारे गिरीश कुमार माथुर ये भी हैं जी। तो शिव मंगल सिंह सुमन ये हमारे क्या है, प्रयोगवादी कवि नहीं है, तो ये हमारा घड़ी गए आंसर सही हो जाएगा। अगला हमारा आता है कि उपमान मैला हो गया है, ठीक है ना। उपमान मैला हो गया है किस काव्यांश पंक्ति का है, तो अज्ञेय या हरिवंश राय बच्चन का, या निराला का, या महादेवी वर्मा का। तो उपमान मैला हो गया है, ये हमारे अज्ञेय जी की है जी, ठीक है ना। प्रगतिवाद्य काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। प्रगति यहाँ पे देख लीजिएगा, प्रगतिवाद्य काव्यधारा के प्रमुख कवि हमसे पूछा जा रहा है, तो कौन है जी, तो वो केदारनाथ अग्रवाल, ये क्या है, प्रगतिवाद काव्यधारा के कवि हैं। अगला हमारे यहाँ पे कह रहा है कि गिरिजा कुमार माथुर किस काल के कवि हैं। गिरिजा कुमार माथुर किस काल के कवि हैं, तो आधुनिक काल के कवि हैं जी गिरिजा कुमार माथुर, जो अभी के समय के, ठीक है ना। आधुनिक मतलब मॉडर्न जमाने में बात हो रही है।
अगला यहाँ पे कह रहे हैं हिंदी साहित्य की आधुनिक काल की रचना है। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल की जो रचना है वो क्या है, चांद का मुंह टेढ़ा है। ये क्या है, आधुनिक काल की एक रचना है, मतलब अभी दिया गया कुछ वर्षों की रचना है, कुछ वर्ष पीछे की। अगला यहाँ पे कह रहा है कि मास्को अभी दूर है। क्या कह रहा है, मास्को अभी दूर है कि रचयिता है। तो ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो याद रखेंगे शिव मंगल सिंह सुमन द्वारा लिखा गया है, और ये प्रयोगवाद के कवि नहीं है। अगला यहाँ पे हमसे कह रहा है प्रगतिवाद के सशक्त कवि हैं। प्रगतिवाद के सशक्त कवि कौन है, तो नागार्जुन है, ठीक है ना। अगला हमारा कह रहा है रामधारी सिंह दिनकर प्रमुख कवि हैं। रामधारी सिंह दिनकर प्रमुख कवि हैं, किसके, प्रगतिवाद के प्रमुख कवि हैं। यहाँ पे कह रहा है कि बादल को घिरते देखे हैं, बादल को घिरते देखते हैं रचना है, तो वो नागार्जुन की रचना है। अगला आता है रश्मि रथी किस कोटि की रचना है। रश्मि रथी किस कोटि की रचना है, तो याद रखेंगे खंडकाव्य की रचना है। अगला आता है निम्नलिखित में से प्रयोगवादी काव्यधारा के कवि हैं। तो प्रयोगवादी काव्यधारा के जो कवि हैं वो कौन है, तो वो केदारनाथ अग्रवाल जी हैं। अगला आता है रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। तो जो हमारा रामधारी सिंह दिनकर की रचना हमारा कुरुक्षेत्र है। यहाँ पे कुरुक्षेत्र ऑप्शन में नहीं दिया गया है, टाइपिंग में मिस्टेक है। रामधारी सिंह दिनकर की रचना होती है वो कुरुक्षेत्र है जी, याद रखिएगा। अगला हमारा आता है कि हरी घास पर क्षण भर, हरी घास पर क्षण भर कृति है ये हरी घास पर क्षण पर एक कृति है। निम्नलिखित में से किसकी है, किसने दिया है, तो सचिदानंद वात्सल्य अज्ञाय जी द्वारा दिया गया है। कितने नावों में कितनी बार काव्य कृति है, कितने नावों में कितनी बार काव्य कृति है, तो वो अज्ञाय जी द्वारा लिखा गया है, ये याद रखिएगा। अगला आते हैं आंगन के पार द्वार। आंगन के पार द्वार रचना है, तो वो अज्ञाय जी द्वारा लिखा गया रचना है। अज्ञाय द्वारा संपादित सप्तकों की संख्या है। तो अज्ञाय जी द्वारा संपादित सप्तकों की संख्या जो क्या है, वो हमारा क्या है, 4 नंबर, मतलब कितने संख्या है, सप्तकों की संख्या कितनी है, 4 है जी। अगला कह रहे हैं अज्ञाय को भारतीय ज्ञान पीड़ित पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो अज्ञाय को भारतीय ज्ञान पीड़ित पुरस्कार प्राप्त हुआ था किसमें, 1997, जो क्या है मतलब 1978, ठीक है, 68 कहते हैं ना, 78 कहते हैं, ठीक है ना, 1978 ईस्वी में, थोड़ा माफ कीजिएगा मुझे, ठीक है ना। 1978 है, बट थोड़ा सा वो हिंदी टाइप में बोलने में थोड़ा दिक्कत होती है मुझे, ठीक है ना। तारा सप्तकों के संपादक हैं। तो तारा सप्तकों के संपादक हैं वो कौन है जी, तो अज्ञाय जी हैं, ये आप याद रखिएगा। अगला आता है दूसरा सप्तकों का प्रकाश वर्ष है। दूसरा सप्तकों का जो प्रकाश वर्ष है वो कितना में, सन 1951 का है, ठीक है ना। तीसरा सप्तकों का प्रकाश वर्ष जो है वो 1959 ही है ना, 58, ठीक है ना, 1959 है, फिर सॉरी माफी चाहूंगा, 58 कहाँ है जी, 59 है ना, ठीक है ना, 1959 है जी, मतलब 1959। अगला हमारा यहाँ पे कह रहा है रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञान पीड़ित पुरस्कार मिला है। तो रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञान पीड़ित पुरस्कार कब मिला था, उर्वशी पर। उर्वशी एक इन्होंने क्या लिखा था, एक कृति लिखा था, उस पर इनको मिला था। अगला आता है प्रयोगवाद के प्रवर्तक हैं। प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन है, तो वो अज्ञाय जी हैं, ये आप याद रखिएगा। अगला कह रहा है कि अज्ञाय को तारा सप्तक का प्रकाशन, मतलब अज्ञाय ने तार सप्तकों का प्रकाशन किया है, तो वो किसमें किया था, तो 1943 में किया था, ठीक है ना, इस बात को याद रखेंगे। अगला आता है वेदना की प्रतिमूर्ति किस कवित्री को कहा गया है। तो ये वेदना की प्रतिमूर्ति किस कवित्री को कहा गया है, तो यहाँ पे महादेवी वर्मा को कहा गया है, ये याद रखिएगा। अगला आता है सुमित्रानंद पंत को नौका विहार कविता की रचना किस स्थान पर रहकर की है, तो इलाहाबाद या नैनीताल या हरिद्वार या वाराणसी, तो नैनीताल से की है जी।
छायावाद की रचना नहीं है, छायावाद की रचना नहीं है, वो सांकेत है जी। अगला आता है समन्वय पत्रिका के संपादक रहे हैं, समन्वय पत्रिका के जो संपादक है वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। अगला आता है छायावाद युग के कृति हैं, तो छायावाद युग के कृति कौन है, वो कामायनी है। अगला आता है सुमित्रानंद पंत का काव्य संकलन है, सुमित्रानंद पंत का काव्य संकलन है वो क्या है, वीणा है। अगला हमारा आता है छायावाद की प्रमुख विशेषताएं हैं, छायावाद की प्रमुख जो विशेषताएं हैं वो प्राकृतिक प्रेम है, क्या है जी, प्राकृतिक प्रेम है। अगला हमारा आता है छायावाद, अगला हमारा आता है छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विरोध कथन है, मतलब यहां से लेकर यहां तक, यहां से याद रखिएगा छायावाद से लेकर यहां तक ये एक क्या है, एक कथन है, ठीक है, कहा गया है। ये किसके द्वारा कहा गया है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा कहा गया है। अगला आता है आंसू रचना है, तो आंसू किसकी, जयशंकर प्रसाद की रचना है। आंसू है, तितली है, झरना है, ये सब उन्हीं का है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कवि छायावाद युग की नहीं है, तो यहाँ पे छायावाद युग के कवि कौन नहीं है, तो सुमित्रानंद पंत हैं, वो छायावाद युग के कवि नहीं हैं। अगला हमारा आता है निम्नलिखित में से छायावाद के कवि हैं, छायावाद के कवि हैं तो वो मुकुटधर पांडे, ये हमारे छायावाद के ये कवि हैं। अगला हमारा आता है आंसू काव्य में प्रधान रस है, आंसू काव्य में प्रधान जो रस है वो करुण रस है जी, करुण रस पाया जाता है। अगला आता है नावका विहार कविता के संबंध किस नदी से है, नावका विहार, जो नावका विहार है वो किस नदी से संबंधित है, तो ये गंगा नदी से, यमुना, सरस्वती या नर्मदा, तो गंगा नदी से है जी नावका विहार, ठीक है। नावका विहार कभी गए होंगे, गोरखपुर में है। अगला हमारा आता है निम्नलिखित में से कौन छायावादी कवि नहीं है, तो कौन है जो छायावादी कवि नहीं है, तो नागा अर्जुन, ये छायावादी कवि नहीं है। अगला हमारा आता है हिमालय निम्नलिखित में से किस काव्य कृति है, हिमालय निम्नलिखित में से किस काव्य की कृति है, तो वो याद रखेंगे महादेवी वर्मा काव्य की कृति है। अगला हमारा कह रहे हैं निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद की काव्य कृति है, तो वो चित्रधारा, ये है जयशंकर प्रसाद जी का। अगला आता है राम की शक्ति पूजा कविता के रचयिता है, राम की शक्ति पूजा कविता के रचयिता हैं तो वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। अगला आता है सुमित्रानंद पंत सुकुमार कवि हैं, सुमित्रानंद पंत सुकुमार कवि हैं तो वो प्रकृतिवाद के कवि हैं। अगला हमारा आता है कंबाइनी के प्रथम स्वर्ग का नाम है, तो कंबाइनी के प्रथम स्वर्ग का नाम क्या है, चिंतामणि है। अगला आता है यामा रचना है, यामा किसकी रचना है, महादेवी वर्मा की रचना है। फिलहाल स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, सभी को हम बताते हुए चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नीचे सभी का आंसर हमने लिख दिया है दोस्त, ठीक है ना। अभी तक हमने 150 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लिए। मेहनत लगता है, आप भी मेहनत कीजिए। मैं जानता हूँ आप थोड़े से, आपको कभी कभी आपको उदास भी लग रहे होंगे, मजा नहीं आ रहा होगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने में। देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, जिसमें समझना नहीं होता है, ज़्यादातर याद ही करना होता है, तो इसको आप लिख लेंगे तो अच्छी बात है। हाँ, आपको इन सभी का PDF चाहिए तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। सबसे पहली बात कि देखिए आपको PDF इसका मिल जाएगा, मैं आपको बता दूँ कि पूरी सुन लीजिएगा, समझ लीजिएगा, मैं अंत में बता रहा हूँ, अभी टाइम है। देखिए आपकी जो हिंदी है, तो हिंदी का जो हमने टॉपर बैच स्टार्ट किया है, टॉपर बैच स्टार्ट किया है, उसके लिए हमने टॉपर नोट्स भी बनाए हैं, ठीक है ना। टॉपर हमने यहाँ पे कह सकते हैं, नोट्स भी हमने बनाए हैं, नोट ही हम कह देते हैं। तो टॉपर जो हमारा जो टॉपर नोट्स है, उस टॉपर नोट्स को लेकर आप अच्छे तरीके से अपनी स्टडी कर सकते हैं। अब वो टॉपर नोट्स कहाँ मिलेगा, तो मैं आपको बता दूं, हिंदी का जो हमारा टॉपर नोट्स है, हिंदी का जो हमारा टॉपर नोट्स है, वो टॉपर नोट्स जो है वो ओनली आपको 99 में मिल जाएगा। अब उस नोट में क्या क्या होंगे, मैं आप सुन लीजिए, समझ लीजिए। सबसे पहले ये 200 जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये होंगे, फिर इंपॉर्टेंट पूरी किताब के गद्यांश होंगे, इंपॉर्टेंट पद्यांश भी होंगे, इंपॉर्टेंट आपके जो भी
जो जीवन परिचय होंगे, उसके बाद इंपॉर्टेंट कहानियाँ होंगी, इंपॉर्टेंट खंडकाव्य होंगे, इंपॉर्टेंट संस्कृत गद्यांश होंगे, इंपॉर्टेंट श्लोक होंगे, अपठित गद्यांश भी होंगे, उसके बाद इंपॉर्टेंट पत्र लेखन होंगे, महत्वपूर्ण आपके निबंध होंगे और भी ईटीसी बहुत सारी चीजें होंगी। उस नोट्स को पढ़कर मैं आसानी से कह रहा हूं कि जो स्टूडेंट उस नोट्स को पूरी तरीके से कंप्लीट पढ़ लेते हैं उनको मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, अगर पूरी पढ़ लेते हैं ना तो 95% लाने से कोई नहीं रोक पाएगा। अगर पूरी पढ़ लेते हैं तो, अगर थोड़ा बहुत इधर उधर भी करते हैं ना तो आराम से मैं कह रहा हूं कि 85 to 90% तो 100% मैं कह रहा हूं कि 85 से 90% हिंदी में आ ही जाएगा। तो ये नोट्स ओनली 99 में दिया जा रहा है, ये आप ले सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं, अगर आप फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री या प्लस हिंदी ये तीनों का अगर आप नोट्स लेते हैं तो उस समय पर ये ओनली 249 रुपए में टॉपर बैच के अनुसार ये तीनों का आपको नोट्स दे दिया जाएगा। अब मैं ये कहूंगा कि प्रत्येक स्टूडेंट जो हमारी ये वीडियो देख रहे हैं उन सभी को टॉपर नोट से स्टडी करना चाहिए। टॉपर बैच से तो पढ़ ही रहे हैं, प्लस टॉपर नोट से भी स्टडी करके जो आपका लक्ष्य है, जो आपका सपना है 90% लाने का, 95% लाने का, उसको साकार करें। चलिए, नीचे व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पे मैसेज कर लीजिएगा, वहां पे कहिएगा सर हमें फिजिक्स केमिस्ट्री हिंदी का टॉपर नोट्स चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर वाले। इतना लिख कर मैसेज करेंगे, व्हाट्सएप पर आपको तुरंत एक स्कैनर दिया जाएगा। उस स्कैनर पे चुपचाप, ज्यादा कुछ बात नहीं करना है, पेमेंट करके बता देना है कि सर पेमेंट हो गया है। तुरंत आपको व्हाट्सएप पर पीडीएफ नोट्स सेंड कर दिए जाएंगे और उस नोट्स को लेकर अच्छे तरीके से आप पढ़ाई कीजिए और विश्वास रखिएगा, क्योंकि टॉपर कोई वही नहीं होते, टॉपर को एक विश्वास भी होता है कि हाँ मैं टॉपर बन सकता हूं। तो ये आपको विश्वास होना भी चाहिए, ठीक है ना। अगला हमारा क्वेश्चन जो आता है जो है कंबाइनी रचना है। तो कंबाइनी रचना किसकी है जी? तो जयशंकर प्रसाद की है। अगला आता है लहर के रचनाकार हैं। तो लहर के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद हैं। अगला आता है किस कवि को ज्ञान पीड़ित पुरस्कार मिला है? तो किस कवि को ज्ञान पीड़ित पुरस्कार मिला है? तो वो हमारे याद रखेंगे जयशंकर प्रसाद को ज्ञान पीड़ित पुरस्कार मिला है, ज्ञान पीठ पुरस्कार मिला है, पीठ पुरस्कार। अगला आता है कला और बूढ़ा चांद पर। काला और बूढ़ा चांद पर सुमित्रानंद पंत को पुरस्कार प्राप्त हुआ, ठीक है ना। काला और बूढ़ा चांद पर इसके लिए सुमित्रानंद को क्या पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था, ठीक है ना। अगला हमारा आता है नौका विहार कविता अवतरित है। नौका विहार कविता अवतरित है, वो किसके द्वारा अवतरित है? तो गुंजन से द्वारा अवतरित है। अगला आता है कंबाइनी महाकाव्य में स्वर्गों की संख्या है। तो स्वर्गों की संख्या कितनी होती है? 15 होती है। किसमें? कंबाइनी में। अगला आता है छायावाद की विशेषता है। छायावाद की क्या विशेषता है? तो छायावाद की विशेषता है प्रकृति प्रेम, प्रकृति प्रेम से विशेषता है जी उसकी। अगला हमारा आता है सुमित्रानंद पंत को ज्ञान पीड़ित पुरस्कार किस रचना पर मिला था? तो याद रखेंगे चिंदांबर पर मिला था। अगला हमारा आता है प्रकृति का शिव कुमार किस कवि को कहा जाता है? तो सुमित्रानंद पंत को प्रकृति का शिव कुमार कहा जाता है। अगला आता है परिवर्तन किस कवि की रचना है? ये ओनली परिवर्तन किस कवि का रचना है? तो याद रखेंगे सुमित्रानंद पंत जो है इसकी रचना है। अगला आता है पवन दूतिका काव्यांश के रचनाकार हैं। तो पवन दूतिका काव्यांश के रचनाकार जो हैं वो अयोध्याय सिंह उपाध्याय हैं। अगला हमारा क्वेश्चन आता है उर्मिला का विरह वर्णन संकेत के किस स्वर्ग में है? तो उर्मिला का विरह वर्णन संकेत के किस स्वर्ग में है? तो याद रखेंगे नवम स्वर्ग में है। अगला आता है हरिओद का पूरा नाम है। तो हरिओद का पूरा नाम क्या है? तो अयोध्याय सिंह उपाध्याय हरिओद है। अगला आता है मैथिल शरण गुप्त का रचना है। तो मैथिल शरण गुप्त की जो रचना है वो सिद्धराज है, ठीक है ना, सिद्धराज। अगला आता है मैथिल शरण गुप्त का काव्य कृति है। तो वो क्या है? तिप्तांग है, ठीक है ना।
अगला आता है प्रिय प्रवाह की रचयिता है। प्रिय प्रवाह की रचयिता अयोध्याय सिंह उपाध्याय हरिओद हैं। अगला आता है मैथिल शरण गुप्त की महाकाव्यात्मक कृति है। मैथिल शरण गुप्त की महाकाव्यात्मक कृति कौन है? तो भारत भारतीय हैं। अगला हमारा आता है निम्नलिखित में से हरिओद की रचना नहीं है। तो हरिओद की रचना कौन है? अघन, ये नहीं है जी। अगला आता है हरिओद जी की कृति नहीं है, तो वो चिंताधार हरिओद जी की कृति नहीं है। अगला कह रहे हैं अयोध्याय सिंह उपाध्याय हरिओद की रचना है, तो वो वैदिक वनवास है जी। अगला आता है प्रिय प्रवास काव्य कृति का मुख्य रस है, तो वो वियोग रस है जी। अगला आता है परिजात किस कवि के गीतों का संकलन है? परिजात किस कवि के गीतों का संकलन है? तो अयोध्याय सिंह उपाध्याय हरिओद का है। मैथिल शरण गुप्त की रचना है। मैथिल शरण गुप्त की रचना भारत भारतीय है। भारत भारतीय के रचना विदा है, तो भारत भारतीय के रचना विदा कौन है? काव्य है। अगला आता है भारतेंदु युगीन कवि है, तो भारतेंदु युगीन कवि जो कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। अगला आता है निम्नलिखित में से बिहारी लाल ने किस रस की रचना की है? तो दोहा रस की रचना की है। निम्नलिखित में से रीति काल के किस कवि को वीर रस में कविता की है? तो रीति काल, ये देखिए ये क्वेश्चन गलत है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं, छोड़िए एक क्वेश्चन। रीतिकालीन कवि हैं। रीतिकालीन कवि कौन है जी? तो याद रखेंगे रीतिकालीन कवि कौन है? द्विज देव हैं, ठीक है ना। अगला यहाँ पे हमारा आता है रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम दिया है। रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम किसने दिया है? तो बिहारी लाल ने दिया है, ये याद रखिएगा। ऑप्शन में नहीं दिया गया है, बट ऑप्शन क्या है? बिहारी लाल होना चाहिए यहाँ पे कालिदास की जगह पर, ठीक है ना। ये बिहारी लाल ही आंसर सही होगा। अगला आता है रीतिकाल का दूसरा नाम है, तो रीतिकाल का दूसरा नाम श्रृंगार काव्य काल है या श्रृंगार काल नाम है। अगला आता है रामचरितमानस की रचना किस भाषा में हुई? तो रामचरितमानस की रचना किस भाषा में हुई है? तो अवधी भाषा में हुई है। मलिक मोहम्मद जायसी को किस धारा का कवि माना गया है? मलिक मोहम्मद जायसी को किस काव्य की धारा माना गया है? तो सूफी काव्य धारा माना गया है। अगला आता है पद्मावत की रचना काल है। पद्मावत की रचना काल जो है वो भक्ति काव्य काल है। अगला हमारा आता है हिंदी साहित्य के किस काल को पूर्व मध्य काल कहा जाता है? तो पूर्व मध्य काल किसको कहा जाता है? तो भक्ति जो काव्य काल है इसको कहा जाता है। हिंदी साहित्य के किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? हिंदी साहित्य के किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? तो वो भक्ति काव्य काल को कहा जाता है। कौन सा ग्रंथ भक्ति काल का है? तो कौन सा ग्रंथ भक्ति काल का है? तो विनय पत्रिका है। अगला हमारा आता है हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले विद्वान हैं, तो गासा द तासी जी हैं। अगला आता है इनमें से हिंदी का प्राचीनतम महाकाव्य कौन सा है? तो प्राचीनतम महाकाव्य जो है वो पृथ्वीराज रासो है। अगला आता है हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है, तो हिंदी का जो प्रथम कवि जो माना जाता है वो सरहप्पा को माना जाता है। तो चलिए ये हमारा कितना हो गया? ये 90 हमने इसमें बता दिया। 2 इसमें क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, देखिए लगभग हमने कितने, लगभग मैं आपको बता दूं तो लगभग हमने 190 क्वेश्चन देखे हैं, उसमें से 4 क्वेश्चन गलत थे, जिसके लिए हम ये कह सकते हैं कि 186 क्वेश्चन हमने बताए हैं संपूर्ण किताब के। ये मैं कहूँगा 186 ही आप तैयार कर लीजिए। मुझे पूरा विश्वास है कि 10 नंबर का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, ये जो 10 अंक है वो आपको मिल जाएंगे। चलिए जो स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि मैं दिल से आपके प्रति बहुत ही ज़्यादा खुश हूं। और मैं इतना ज़रूर कहूंगा, ऐसे ही मन लगाकर आप पढ़ाई करते रहिए। चलिए एक बात मैं बता दूं, देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकता है आपने नोट नहीं किया होगा, तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको कहाँ मिल जाएंगे ये मैं बता दे रहा हूँ। ये फ्री में, केवल ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको फ्री दे दी जाएगा। यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है और टेलीग्राम का लिंक है।
इन दोनों में फ्री में आपको ज्वाइन करने का अवसर है, तो फ्री में आप जाकर उस लिंक पर क्लिक करके ज्वाइन हो जाइए। फ्री में ज्वाइन होंगे, 1 रुपये नहीं लेंगे। वहां पर ही आपको ये सभी का PDF में मिलेगा। दूसरी बात, जो भी आवश्यक वीडियो होंगी, आवश्यक सूचनाएं होंगी, वो भी आपको वहां पे बताया जाएगा। हाँ, इंस्टाग्राम का भी लिंक हमने दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा। और कल क्या है, बुध है ना, कल है बृहस्पतिवार, ठीक है, बृहस्पतिवार है तो थर्सडे है और उसके बाद फ्राइडे। तो याद रखेंगे थर्सडे और फ्राइडे को केमिस्ट्री की क्लासेस चलती हैं। बट मैं आपको कह रहा हूं थर्सडे है पर हमारा जो थर्सडे है ना, थर्सडे को आपको कल केमिस्ट्री नहीं बल्कि फिजिक्स की ही क्लासेस चलेंगी। वो इसलिए चलेंगी दोस्त क्योंकि जो हमारा फिजिक्स की क्लासेज इसलिए चलेंगी, फिजिक्स में हमें 14 चैप्टर पढ़ने हैं और केमिस्ट्री में तो हमें 10 चैप्टर ही पढ़ने हैं। तो फिजिक्स भी तो कंप्लीट करना है, इसलिए जो थर्सडे को फिजिक्स की क्लासेज और फ्राइडे को हमारा जो फ्राइडे है ना, तो फ्राइडे को हमारा क्या चलेंगी, फ्राइडे को हमारी केमिस्ट्री की क्लासेज चलेंगी, ये याद रखेंगे। और शनिवार को इंग्लिश की क्लासेज, और जो संडे होता है वो आप जानते हैं मॉडल पेपर की क्लासेज होती हैं, टेस्ट का सेशन होता है, तो उसमें हम टेस्ट मॉडल पेपर ये आपको लेंगे। चलिए, आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का वीडियो देखने के लिए। मैं यही कहूँगा, आप खुद अपने लिए मेहनत करें, यही काफ़ी है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप कर देंगे ना, कर दीजिएगा, ठीक है ना। थैंक यू।